पाठ 1 भारत के बच्चे द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। भारत के बच्चे साहसी और वीर होते हैं। वे भविष्य में आने वाली किसी मुसीबत या मुश्किल से नहीं डरते हैं। वे अपना सब कुछ न्यौछावर कर भारत माता की रक्षा करने वाले हैं। सोचिए, लेट्स थिंक। मातृभूमि हमें क्यों प्यारी होती है? बच्चा होने के कारण क्या आप स्वयं को कमजोर समझते हैं? यदि आपके जीवन में कोई विपत्ति आ जाए तो आप क्या करेंगे? जीवन मूल्य, वैल्यूज, देश प्रेम, साहस, दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। आए 100 तूफान सामने, रोक न हमको पाएंगे। हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं। दिल के हैं मजबूत बड़े हम, तन के लगते दुबले हैं। जो हमसे टक्कर लेगा, हम उसको सबक सिखाएंगे। चट्टानों को तोड़ फोड़ कर राहें नई बनाएंगे। हमें न समझो छोटे, हम हैं काम बड़े करने वाले। बड़ी बड़ी बाधाओं से भी तनिक नहीं डरने वाले। हमें न समझो यूं ही, हम हैं भारत माता की आशा। सब कुछ न्यौछावर कर माँ की पूर्ण करेंगे अभिलाषा। गिरे आज है जो समाज में, ऊपर उन्हें उठाएंगे। हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। पाठ 2 सबसे उज्जवल क्या? What is the whitest of all? पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। बीरबल अकबर को अत्यंत प्रिय थे, क्योंकि वे हमेशा अकबर की समस्याओं को अपनी सूझबूझ और चतुराई से हल कर देते थे। सोचिए, लेट्स थिंक। आज के वैज्ञानिक युग में यदि अकबर और बीरबल होते तो उनकी कहानियों में क्या अनोखापन होता है। जीवन मूल्य, वैल्यूज, सूझबूझ, चतुराई, कर्तव्य बोध, आनंद बोध। एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने सवाल किया, बताओ, सबसे उज्जवल क्या होता है? किसी ने कपास को सबसे उज्जवल बताया, तो किसी ने बर्फ को, किसी ने दूध को उज्जवल कहा, तो किसी ने चांदी को। लंबी चर्चा के बाद निर्णय हुआ कि दूध और कपास ही सबसे उज्जवल है। बीरबल अभी तक चुपचाप बैठे थे। उन्हें चुप देखकर बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, मेरी नजर में सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी है। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा सबसे अलग बात कहते हो। तुम्हें अपनी बात को सच साबित करना होगा। बीरबल ने यह बात मान ली। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बादशाह उन्हें बहुत मान सम्मान देते थे। बीरबल को किसी भी समय उनसे मिलने की इजाजत थी। एक दिन बादशाह अकबर अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। बीरबल उनके शयन कक्ष में गए और एक छोटी सी मेज पर दूध से भरा एक कटोरा और 2-4 खिले हुए कपास के फूल ठीक कमरे के दरवाजे के पास रख दिए। इसके बाद बीरबल ने कमरे का दरवाजा धीरे से सटा दिया और चुपचाप दरवाजे के बाहर ही ओट में खड़े हो गए। कमरा चारों ओर से बंद था। उसमें रोशनी कहीं से भी नहीं आ रही थी। आराम करके कमरे से बाहर निकलते समय बादशाह अकबर अंधेरे के कारण मेज से टकरा गए और दूध से भरा कटोरा छलक गया। कपास के फूल भी बिखर गए। दरवाजा खोलने पर जब कमरे में रोशनी हुई तो दरवाजे के पास कपास के फूल और दूध देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी बीरबल भी मुस्कुराते हुए
उनके कमरे में आ गए। बीरबल को देखकर वे समझ गए कि यह सब उसी की करतूत है। बादशाह ने बीरबल से दूध और कपास इस तरह से रखने की वजह पूछी। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, आज मैंने अपनी वह बात सच साबित कर दी है कि सबसे उज्जवल सूरज की रोशनी ही है। अब तो आप समझ गए होंगे कि इन तीनों में सबसे उज्जवल क्या है। दूध और कपास की उज्जवलता पर किसी को शक नहीं है, परंतु ये चीजें अंधेरे में आपको दिखाई नहीं दी, और दरवाजा खोलने पर जैसे ही सूरज की रोशनी कमरे में आई तो आपने इन चीजों को देख लिया। बादशाह सलामत, इसलिए अब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि सूरज की रोशनी ही सबसे उज्जवल होती है। बादशाह अकबर ने अगले दिन दरबार में आकर यह बात सबको बताई और बीरबल की बुद्धिमता की बहुत प्रशंसा की। सच में सूरज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है। इसी से धरती पर वनस्पति उगती है, अन्न पैदा होता है, फूलों से सुगंध आती है और पशु पक्षी एवं मानव जगत प्रसन्न रहता है। पाठ 3, लिंकन का पुस्तक प्रेम, लिंकन्स लव फॉर बुक्स। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। अब्राहम लिंकन का बचपन काफी संघर्षमय था, किंतु उनके दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, कठोर श्रम और उदार विचारों ने उनके जीवन को सफल एवं अनुकरणीय बना दिया। सोचिए, लेट्स थिंक, क्या आप में वह आत्मविश्वास है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है? जीवन मूल्य, वैल्यूज, प्रेम, कठिन परिश्रम, सच्ची निष्ठा, दृढ़ संकल्प, ईमानदारी, मानवता, दूसरों की वस्तु संभाल कर रखने की सीख। बहुत पहले की बात है, इंडियाना अमेरिका के एक गांव में टॉमस लिंकन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। अब्राहम उसी मजदूर के पुत्र थे। अब्राहम विद्या प्रेमी थे और पुस्तकें पढ़ने के शौकीन भी। खोज खोज कर वह अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते थे। कभी बीमार पड़ जाते तो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वा कर सुनते थे। इनाम या उपहार में रुपए पैसे के बजाय पुस्तकें लेना ही पसंद करते थे। एक दिन अब्राहम ने अपने शिक्षक क्रॉफर्ड महोदय के पास अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी देखी। उन्होंने वह पुस्तक अपने शिक्षक से पढ़ने के लिए मांगी। क्रॉफर्ड महोदय सोच में पड़ गए, फिर कुछ सोचकर बोले, देखो अब्राहम, मैं किसी को अपनी पुस्तकें नहीं देता, लेकिन तुम्हारे पुस्तक प्रेम के कारण यह दे रहा हूं। जरा सावधानी से रखना, फटे नहीं, ना ही खोए। जी नहीं, फटना और खोना तो दूर, अगर कहीं दाग धब्बा भी लग जाए तो आप मुझे जो चाहें वह सजा दीजिएगा, बहुत जल्द लौटा दूंगा। अब्राहम ने जवाब दिया और पुस्तक लेकर आनंद से उछलते कूदते घर चल दिए। सर्दियों की रात थी। माता पिता अंगीठी के पास बैठे आग ताप रहे थे। अब्राहम भी उन्हीं के पास बैठकर पढ़ने लगे। कई घंटे बीते, सब सो गए। अब्राहम अपनी पुस्तक में ही खोए रहे। बीच बीच में कई बार पिता की आंख खुली और उन्होंने अब्राहम से सो जाने को कहा। अंत में पिता की डांट भी सुननी पड़ी। मन मारकर अब्राहम ने पुस्तक खिड़की के पास रखी मेज पर रख दी और बिस्तर पर जाकर लेट गए। पढ़ी हुई बातों पर सोचते सोचते न जाने उन्हें कब नींद आ गई। सवेरे पुस्तक पढ़ने के विचार से वे सबसे पहले उठे और खिड़की के पास पहुंचे। फिर उन्होंने वहां जो कुछ देखा उससे उनका दिल धक से रह गया। रात में तेज बारिश हुई थी। हवा के झोंके से खिड़की खुल गई थी और पानी की बौछार से पुस्तक पूरी तरह गीली हो गई थी। उसके कुछ पृष्ठ तुड़ मुड़ और गल भी गए थे।
बालक अब्राहम को काटो तो खून नहीं, उनके कानों में क्रॉफर्ड महोदय के शब्द गूंजने लगे। अब वह उन्हें क्या उत्तर देगा, परंतु बैठने से तो काम चलेगा नहीं। अब्राहम उसी समय पुस्तक लेकर क्रॉफर्ड महोदय के पास पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू भरे थे, ग्लानि से सिर झुका था। क्रॉफर्ड महोदय पुस्तक देखते ही बरस पड़े। आखिर तुमने अपनी लापरवाही से इतनी सुंदर और मूल्यवान पुस्तक नष्ट कर ही डाली, इसीलिए तुम्हें अपनी पुस्तकें किसी को नहीं देता। आंखें नीचे किए ही अब्राहम ने कहा, क्या कहूं, पुस्तक मैंने खिड़की पर रख दी थी। रात को अचानक पानी बरसा और पुस्तक भीग गई। इस अपराध के लिए मैं बहुत शर्मिंदा और दुखी हूं। लज्जित या दुखी होने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मेरी पुस्तक की कीमत अदा करनी होगी। मैं कोई लखपति नहीं हूं, समझे? लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, हाथ पैर तो हैं। बताइए, फिर मैं क्या करूं? अब्राहम असहाय स्वर में बोले, पुस्तक यहां रख दो और 3 दिनों तक मेरे खेत में घास काटो। शिक्षक ने जवाब दिया। अब्राहम 3 दिन तक क्रॉफर्ड महोदय के खेत में घास काटते रहे। चौथे दिन उस पुस्तक को अपने हाथ में लिए घर आकर अब्राहम ने अपनी बहन से कहा, घास काटनी पड़ी तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हो गई। बाद में यही बालक अमेरिका का राष्ट्रपति बना, जिसने अमेरिका से दास प्रथा को दूर किया। पाठ 4, धर्मशाला की सैर, एक्सकर्शन टू धर्मशाला। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। घूमना भला किसे अच्छा नहीं लगता। अलग अलग स्थानों पर जाकर वहां के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद तो हम उठाते ही हैं, साथ ही मन भावन दृश्यों को कैमरे में कैद कर उसे अन्य लोगों के साथ भी बांटते हैं। सोचिए, लेट्स थिंक। शहर, गांव, पहाड़, समुद्र सब अपनी निजी विशेषताओं के कारण अत्यंत सुंदर होते हैं। क्या प्रकृति के इस सौंदर्य को देखने के लिए दृष्टि का होना ही काफी है, या इसके लिए भावुक मन का भी होना जरूरी है? जीवन मूल्य, वैल्यूज, पर्यटन, सौंदर्यानुभूति, प्रकृति प्रेम, संवेदनशीलता, अपने सुखद अनुभव का परस्पर आदान प्रदान तथा स्वस्थ मनोरंजन। नई दिल्ली, 11 जून 2018। प्रिय मित्र अविनाश, तुम्हारा पत्र मिला। आशा करता हूं कि तुम्हारे घर में सब कुशल मंगल होंगे। पिछले सप्ताह हम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर घूमने गए थे। जानते हो, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की एक सुंदर जगह है। देश विदेश से हजारों सैलानी वहां घूमने आते हैं। हम वहां 3 दिन रुके। उन तीनों दिन हमने बड़े मजे किए। मई जून के महीने में जहां दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, वहीं धर्मशाला का मौसम बहुत सुहावना होता है। वहां पर हमारे पहले दिन की शुरुआत सुबह 7 बजे से हुई। उस दिन हम धर्मशाला के कोतवाली बाजार में घूमे और अपने लिए तरह तरह की चीजें खरीदी। फिर हम एक स्थानीय जीप पकड़कर धर्मशाला से कुछ ऊंचाई पर बने एक स्थान मैक्लियोडगंज गए। वहां चारों ओर विदेशी सैलानी दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था मानो किसी और ही देश में आ गए हैं। वहां की सबसे प्रसिद्ध जगह दलाई लामा मंदिर है। उस मंदिर में भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति है जो बहुत ही सुंदर है। अगले दिन हम भागसू नाग नामक जगह पर गए। वहां एक बहुत बड़ा झरना था जिसमें नहाकर बड़ा मजा आया। जहां हम नहा रहे थे उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। उसमें एक साथ हजारों लोग नहा रहे थे। तीसरे और अंतिम दिन भी बड़ा मजा आया। उस दिन हम धर्मशाला से काफी ऊंचाई पर स्थित एक झील देखने गए। इसका नाम डल झील था।
इस झील का नाम तो डल झील है, पर यह कश्मीर की डल झील नहीं है। यह झील तो उससे बहुत छोटी है। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में बारिश होती रही, इसलिए और मजा आया। हमने झील में नौकायन यानी बोटिंग किया। फिर शाम को अपने होटल आ गए, क्योंकि रात को ही हमारी वापसी की बस थी। हम इस बार दार्जिलिंग जाने की योजना बना रहे हैं। इस बार तुम भी साथ चलना चाहो तो चल सकते हो। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और पत्र का उत्तर अवश्य देना। तुम्हारा प्यारा मित्र अनूप। पेड़ का दर्द, द पेन ऑफ अ ट्री। रोते रोते एक वृक्ष लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। सोच जरा अपने मन में, मैं तेरा क्या लेता हूं। मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूं। लेकर सूरज से प्रकाश मैं भोजन स्वयं बनाता हूं। धरती माता से जल लेकर अपनी प्यास बुझाता हूं। पीकर जहरीली हवा तुझे मैं शुद्ध हवा देता हूं। ठंडी छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूं। स्वयं धूप में तपता रहता पर तुझे न तपने देता हूं। भीतर भीतर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूं। तेरे नन्हे मुन्नों को अपनी छाया तले झुलाता हूं। मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद सुलाता हूं। अपनी हर तकलीफ की दवा तू मुझसे ही पाता है। मुझको ही काट गिराता जबकि तू मेरा ही खाता है। देख नहीं पाएगा वर्षा, अनाज उगा ना पाएगा। धरती बंजर बन जाएगी, फिर बतला क्या खाएगा। देख पाएगा ना वसंत तू, ना बाढ़ रोक ही पाएगा। मुझे काट देगा पगले तो तू जीते जी मर जाएगा। पाठ 5, आसमान पर चढ़ी पतंग, द काइट सोरिंग इन द स्काई। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। पतंग उड़ाने का खेल न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी बहुत पसंद है। आकाश में उड़ती रंग बिरंगी पतंगें बच्चों में उत्साह व उमंग भर देती हैं। सोचिए, लेट्स थिंक। पतंग उड़ाने का खेल बहुत ही प्राचीन खेल है। सोचकर बताइए कि पतंग उड़ाने की शुरुआत किस प्रकार हुई होगी। जीवन मूल्य, वैल्यूज, खेल भावना, उत्साह, उमंग, आगे बढ़ने की चाह। आसमान पर चढ़ी पतंग, बात बात में लड़ी पतंग। तरह तरह के आकारों की, छोटी मंझली बड़ी पतंग। रंग रंगीली छेल छबीली, लगती है फुलझड़ी पतंग। कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंग, हल्की फुल्की बड़ी दबंग। हवा डोर मांझे के बल पर, तनकर ऊपर खड़ी पतंग। करती हुई हवा से होड़, नभ को छूने चली पतंग। चरखी के संग चक्कर खाती, भरती है चौकड़ी पतंग। तेज हवा में चिड़चिड़ करती, हो जाती चिड़चिड़ी पतंग। कभी शांत हो जाती ऐसे, जैसे नभ में जड़ी पतंग। कभी उलझ जाती बच्चे सी, मानो जिद पर अड़ी पतंग। पेच पेच के दाव पेच में, दिखलाती हेकड़ी पतंग। वो काटा, लूटो तुम उसको, शोर शोर में हो गई जंग। मारा मारी और लूट में, करवाती गड़बड़ी पतंग। हवा चली तो बढ़ी पतंग, हवा बंद गिर पड़ी पतंग। पाठ 6, टिमटिम तारे, द ट्विंकलिंग स्टार्स। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष संबंधी जानकारी संवाद रूप में दी गई है। हम रात के समय आकाश में अनेक तारे देखते हैं। ये तारे क्या हैं? ये छोटे या विभिन्न रंगों के क्यों दिखाई देते हैं? आदि
प्रश्नों के उत्तर इस पाठ में हैं। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि आसमान में तारे न होते तो वह कैसा लगता? जीवन मूल्य, वैल्यूज, ब्रह्मांड ज्ञान, तारों के विषय में जानकारी, तारों के रंग तथा तापमान में संबंध। बच्चों, मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, सोच समझकर उत्तर देना। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। आकाश। शाबाश। लक्ष्य, तुम बताओ, यहाँ मोती किसे कहा गया है? मेरे विचार में तारों को मोती बताया गया है। ठीक। मैडम, ये तारे हैं क्या? तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं जो हमें प्रकाश। मैडम, सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, फिर ये तारे इतने छोटे क्यों दिखते हैं? इसका कारण यह है कि ये हमसे बहुत दूर हैं। सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। तारे तो इससे भी कई गुना अधिक दूर हैं। फिर तो इनके प्रकाश को पृथ्वी पर आते आते बहुत समय लग जाता होगा। हाँ, जो तारा पृथ्वी के सबसे अधिक समीप है, उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंच पाता है। कुछ तारों का प्रकाश तो अभी हमारी धरती पर पहुंचा ही नहीं है। मैडम, हमने ध्रुव तारे का नाम सुन रखा है, आप हमें उसके बारे में बताएं। प्राचीन कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे एक चमकीला तारा बना दिया था। उसके एक ओर सप्तऋषि मंडल के 7 तारे हैं। हवाई जहाज के चालक ध्रुव तारा देखकर दिशा का पता लगाते हैं। मैडम, कुछ तारे सफेद और कुछ नीले क्यों दिखाई देते हैं? तारे लाल, नीले और सफेद रंगों में दिखाई देते हैं। इन्हीं से उनके ताप और आकार का पता चलता है। लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है, पर उसका ताप सबसे कम होता है। नीले और सफेद तारे सबसे छोटे होते हैं, पर उनका ताप सबसे अधिक होता है। मैडम, यह आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा एक गैलेक्सी है। गैलेक्सी असंख्य तारों का समूह होती है। हमारा सौर मंडल इसी गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। मैडम, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। ये तारे एक दूसरे के इतने पास पास भी हैं और तीव्र गति से चक्कर भी काट रहे हैं, फिर इनकी आपस में टक्कर क्यों नहीं होती? ये एक दूसरे से काफी दूरी पर चक्कर काटते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी भी हमें एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, किंतु वे दूर होते हैं। यही बात तारों पर भी लागू होती है। पाठ 6, टिमटिम तारे, द ट्विंकलिंग स्टार्स। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष संबंधी जानकारी संवाद रूप में दी गई है। हम रात के समय आकाश में अनेक तारे देखते हैं। ये तारे क्या हैं? ये छोटे या विभिन्न रंगों के क्यों दिखाई देते हैं? आदि प्रश्नों के उत्तर इस पाठ में हैं। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि आसमान में तारे न होते तो वह कैसा लगता? जीवन मूल्य, वैल्यूज, ब्रह्मांड ज्ञान, तारों के विषय में जानकारी, तारों के रंग तथा तापमान में संबंध। बच्चों, मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, सोच समझकर उत्तर देना। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। आकाश। शाबाश। लक्ष्य, तुम बताओ, यहाँ मोती किसे कहा गया है? मेरे विचार में तारों को मोती बताया गया है। ठीक। मैडम, ये तारे हैं क्या? तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं जो हमें प्रकाश। मैडम, सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है,
फिर ये तारे इतने छोटे क्यों दिखते हैं? इसका कारण यह है कि ये हमसे बहुत दूर हैं। सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। तारे तो इससे भी कई गुना अधिक दूर हैं। फिर तो इनके प्रकाश को पृथ्वी पर आते आते बहुत समय लग जाता होगा। हाँ, जो तारा पृथ्वी के सबसे अधिक समीप है, उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंच पाता है। कुछ तारों का प्रकाश तो अभी हमारी धरती पर पहुंचा ही नहीं है। मैडम, हमने ध्रुव तारे का नाम सुन रखा है, आप हमें उसके बारे में बताएं। प्राचीन कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे एक चमकीला तारा बना दिया था। उसके एक ओर सप्तऋषि मंडल के 7 तारे हैं। हवाई जहाज के चालक ध्रुव तारा देखकर दिशा का पता लगाते हैं। मैडम, कुछ तारे सफेद और कुछ नीले क्यों दिखाई देते हैं? तारे लाल, नीले और सफेद रंगों में दिखाई देते हैं। इन्हीं से उनके ताप और आकार का पता चलता है। लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है, पर उसका ताप सबसे कम होता है। नीले और सफेद तारे सबसे छोटे होते हैं, पर उनका ताप सबसे अधिक होता है। मैडम, यह आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा एक गैलेक्सी है। गैलेक्सी असंख्य तारों का समूह होती है। हमारा सौर मंडल इसी गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। मैडम, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। ये तारे एक दूसरे के इतने पास पास भी हैं और तीव्र गति से चक्कर भी काट रहे हैं, फिर इनकी आपस में टक्कर क्यों नहीं होती? ये एक दूसरे से काफी दूरी पर चक्कर काटते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी भी हमें एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, किंतु वे दूर होते हैं। यही बात तारों पर भी लागू होती है। पाठ 7 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, आवर नेशनल सिंबल्स। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। इस पाठ में हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का उल्लेख किया गया है। हमें इन प्रतीकों के बारे में जानना चाहिए तथा इनका सम्मान करना चाहिए। सोचिए, लेट्स थिंक। क्या राष्ट्रीय ध्वज के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों का होना आवश्यक है? यदि हां, तो क्यों? जीवन मूल्य, वैल्यूज, देश प्रेम, पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। हम सब भारत के नागरिक हैं। प्रत्येक राष्ट्र के कुछ प्रतीक यानी चिन्ह होते हैं। हमें इनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। इन प्रतीकों का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। केसरिया भाग वीरता और बलिदान का सूचक है। सफेद भाग सच्चाई और शांति का सूचक है। तिरंगे का हरा भाग देश की समृद्धि और खुशहाली का सूचक है। सफेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना है। इस चक्र में 24 कमानियां हैं, जो प्रगति की सूचक हैं। राष्ट्रीय प्रतीक। यह प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए स्तंभ के ऊपरी भाग से लिया गया है। इसमें 4 सिंह हैं, जो पीठ मिलाकर खड़े हैं। चौथा सिंह पीछे होने के कारण सामने से दिखाई नहीं देता। इनके नीचे बीचों बीच एक चक्र बनाया गया है। इसकी दाहिनी ओर वृषभ और बाईं ओर अश्व हैं। इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। राष्ट्रीय पशु
बाघ। पैंथेरा टाइग्रिस भारत का राष्ट्रीय पशु है। आकर्षक रंग, विचित्र आकृति और शक्तिशाली होने के कारण इसे यह दर्जा मिला है। बाघ की 8 प्रजातियां हैं। भारत में जो प्रजाति पाई जाती है उसे अंग्रेजी में रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। बाघों का अत्यधिक शिकार किए जाने के कारण इनकी संख्या में दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही थी, परंतु भारत सरकार ने इसके शिकार पर रोक लगाने हेतु कई नियम व कानून बनाए। वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या 3000 के आसपास है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, पावो क्रिस्टेटस, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह विश्व के सुंदर पक्षियों में से एक है। इसकी नीली गर्दन और छाती, लंबी पूंछ और रंग बिरंगे पंख इसे अत्यंत आकर्षक बना देते हैं। जब मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है तब वह दृश्य बड़ा मनमोहक होता है। मोर के सुंदर पंखों से अनेक प्रकार की सजावट की सामग्रियां तैयार की जाती हैं। राष्ट्रगान जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसकी अपनी अलग धुन है जिसे राष्ट्रीय धुन कहते हैं। राष्ट्रीय धुन को बजाने में 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह गीत बहुत गाया जाता था। वंदे मातरम का नारा भी उस समय हर भारतवासी के मुख पर था। इसे प्रथम बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। पाठ 8 पटाखों से तौबा, से नो टू क्रैकर्स। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। प्रदूषण आज के समय की सबसे गंभीर समस्या है जिसे हम मनुष्यों ने ही अपनी सुख सुविधाओं के वशीभूत होकर जन्म दिया है। प्रस्तुत चित्रकथा में पटाखों से होने वाली हानियों के विषय में बताया गया है। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि प्रदूषण इसी तरह बढ़ता रहेगा तो पृथ्वी का क्या होगा? जीवन मूल्य वैल्यूज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, परोपकार। मध्यावकाश का समय था। 2 दिन बाद दीपावली थी। अभिनव, जतिन और प्रशांत तीनों मित्र मैदान में बैठे दीपावली के अवसर पर विभिन्न प्रकार के पटाखे खरीदने की योजनाएं बना रहे थे। भाई, मैं तो 1000 बमों वाली लंबी लड़ी लाऊंगा। जब तड़ तड़ करती हुई जलेगी तो बड़ा मजा आएगा। मैं तो 5 दर्जन बम, फुलझड़ियां और छतरी वाले रॉकेट लाऊंगा। मैं भी ढेर सारे रॉकेट और अनार बम लाऊंगा। इन तीनों की बातें विज्ञान की अध्यापिका के कानों में पड़ी। उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा और फिर वहां से चली गईं। मध्यावकाश के बाद अध्यापिका कक्षा में आईं। बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। अध्यापिका ने वायु प्रदूषण से संबंधित एक चार्ट पेपर श्याम पट्ट के पास लटकाया। फिर बोली, बच्चों, 2 दिन बाद दीपावली है। क्या आपने पटाखे खरीद लिए हैं? मैडम, मैं तो पूरे 1000 रुपए के पटाखे लूंगा। मैडम, मैंने बहुत सारे बम खरीदे हैं। नहीं मैडम, मैं कल खरीदूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पटाखे बनाने के लिए मुख्य रूप से पोटेशियम क्लोरेट और गंधक का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को मोटे कागज की बेलनाकार आकृति की नली के अंदर भर दिया जाता है।
जब पटाखे को जलाया जाता है तो इस मिश्रण के जलने से अत्यधिक गैस निकलती है। इससे पटाखे के अंदर बहुत अधिक दबाव पैदा हो जाता है और वह बहुत तीव्र धमाके के साथ फट जाता है। साथ ही कई तरह की विषैली गैसें भी निकलती हैं। विषैली गैसें मैडम? फिर तो वे जरूर नुकसान पहुंचाती होंगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने प्रशांत। ये गैसें न केवल हमारे लिए बल्कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों के लिए भी अत्यंत हानिकारक होती हैं। बच्चों, प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए पृथ्वी पर एक छाता ताना हुआ है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों आदि से निकलने वाला जहरीला धुआं ओजोन की इस परत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी कारण इस छाते में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। यह तो हमें मालूम ही नहीं था। फिर तो मैडम, जो पटाखे हम जलाएंगे उनका धुआं तो ओजोन परत को और भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक कहा जतिन। यदि फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों का धुआं इसी तरह निकलता रहेगा तो मालूम है क्या होगा? नहीं मैडम। इस धुएं के कारण ओजोन परत में बन चुके छेद और भी बड़े हो जाएंगे। परिणाम यह होगा कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ने लगेंगी और फसलों व पशु पक्षियों को ही नहीं, सारी मनुष्य जाति को बर्बाद कर देंगी। अरे बाप रे, हम लोगों का क्या होगा? क्या हमें भी बीमारियां हो सकती हैं? वही तो मैं बता रही हूँ कि धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वास रोग, क्षय रोग, हृदय रोग जैसी घातक बीमारियां फैल सकती हैं। यही नहीं, पटाखे जलाने से ध्वनि का स्तर भी निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। कभी कभी यह बहरेपन का कारण भी बन जाता है। अब हम समझ गए हैं, पटाखे खरीदने की गलती अब हम नहीं करेंगे। पैसे भी खर्च करें और मुसीबत भी मोल लें, यह कहाँ की बुद्धिमानी है? तभी अभिनव बोला, तो फिर हम दीपावली कैसे मनाएंगे? सुनो, मैं बताता हूँ। पास में ही कुछ गरीब मजदूरों के घर हैं। वहाँ के जरूरतमंद बच्चों को हम मिठाइयाँ और खिलौने भेंट करके उनके साथ दीपावली मनाएंगे। यह सुनकर मैडम बहुत खुश हुई। शाबाश! उन बच्चों की मुस्कान आप सबकी जिंदगी को अनोखी खुशियों से भर देगी। तब आपको पता चलेगा कि देने में कितना सुख होता है। आम बौरा गया। ब्लॉसम ऑफ द मैंगो ट्री। आप सुनकर चौंक उठे होंगे। आम बौरा गया। जी हाँ, पागल नहीं, आम के पेड़ में फूल आने को भी बौराना कहते हैं। वैसे पागल हो जाने को भी बौराना कहते हैं, किंतु यहाँ के प्रसंग में बात की जा रही है आम के पेड़ की। बसंत बीतते बीतते आम पागल हो जाता है, अर्थात मार्च के अंत तक आम के पेड़ मंजरियों से भर जाते हैं। बौर की महक से बगिया महकने लगती है। आम में बौर टहनियों के छोर पर लगते हैं। बौर सीधे ऊपर की ओर बढ़ता है। यह हल्के पीले रंग के छोटे छोटे फूलों का गुच्छा होता है। इसमें असंख्य फूल होते हैं। अधिकांश फूल तो गिर जाते हैं, केवल प्रजनन करने वाले गिने चुने फूल ही पेड़ पर रह जाते हैं। आम का पेड़ भारत में लगभग हर जगह पाया जाता है। अपने रंग, रूप या किसी स्थान विशेष पर पैदा होने के कारण आम के कई नाम प्रचलित हैं, जैसे बेगम पसंद, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, नीलम, अल्फांसो, मालदा, सफेदा, सिंदूरी, तोतापरी आदि। आम के पेड़ का हमारे धर्म, लोक जीवन
और साहित्य में बड़ा महत्व है। प्रत्येक शुभ अवसर पर आम का किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है। इसकी पत्तियों के बंधनवार शुभ अवसरों पर घरों में लटकाए जाते हैं। कलश या मंगल घट भी आम की पत्तियों से ही सजाया जाता है। हवन पूजन में आम की लकड़ियां जलाई जाती हैं। आम भारतीय रसोई का अभिन्न अंग है। आम के अचार के बिना भारतीय भोजन अधूरा माना जाता है। आम के छोटे छोटे टिकोरों को छौंककर सब्जी बनाई जाती है। कच्ची कैरियों की चटनी बनती है। गर्मियों में लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना बनाकर पिया जाता है। पके आम के गूदे को सुखाकर आम पापड़ बनाते हैं। खटाई और अमचूर मसाले के रूप में कच्चे आम का प्रयोग किया जाता है। मैंगो शेक तो पूरे भारत में लोकप्रिय है। आम विटामिन ए से भरपूर फल है। वास्तव में आम कच्चा हो या पका, इसके प्रत्येक रूप से स्वादिष्ट चीजें तैयार की जाती हैं। एक कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम। भारत के अनेक भागों में आम की गुठली भी फेंकी नहीं जाती है। इसे उबालकर इसके गूदे से रोटी बनाई जाती है। इससे तेल भी निकाला जाता है। आम के पेड़ की छाल से पीला रंग बनाया जाता है, जिससे सूती, रेशमी और ऊनी कपड़े रंगे जाते हैं। छाल का चूर्ण मिट्टी के बर्तन रंगने के काम आता है। आम के बौर से इत्र निकालते हैं। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत नहीं होती, फिर भी किसानों के घरेलू सामान इससे बनाए जाते हैं। पानी में न सड़ने के कारण इससे नाव भी बनाते हैं। आम के स्वाद व उपयोगिता को देखते हुए पिछले कई वर्षों से दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आम की विभिन्न देशी विदेशी किस्में प्रदर्शित की जाती हैं। आम से बने उत्पादों और आम के पौधों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ आम उत्पादक को पुरस्कार दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से इंग्लैंड और एशिया के कई देशों में आम और इससे बनी वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों के कारण आम सचमुच फलों का राजा है। पाठ 9 आंखों के तारे, वेरी डियर। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। प्रकृति से हम जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। इस प्रेरक कविता में प्रकृति के विभिन्न उपादानों से प्रेरणा प्राप्त करने की बात कही गई है। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि सभी मनुष्य प्रकृति की तरह उदार और परोपकारी होते, तो क्या यह धरा स्वर्ग न बन जाती? जीवन मूल्य, वैल्यूज। प्रकृति से सीख, प्रकृति का अद्भुत चित्रण, समाज कल्याण, मार्गदर्शन, उदारता, सहयोग, सहानुभूति। मुस्काओ तुम नभ में जैसे बाल अरुण मुस्काता है। गाओ जैसे रोज सवेरे चिड़ियों का दल गाता है। बढ़ो कि जैसे मस्ती से बढ़ता ही जाता है निर्झर, पीस डालता जो अपनी राहों में आए रोड़े पत्थर। देखो कहती नदी की हरदम सबकी प्यास बुझाना, घने पेड़ कहते हैं तुम सबको छाया पहुंचाना। दीप सुलगकर कहता है तुम ऐसी ज्योति जलाओ, भटक रहे जो अंधकार में उनको राह दिखाओ। अपने लिए जिए जो उसको क्या जीवन कहते हैं? जीते हैं वे ही जो औरों के हित दुख सहते हैं। औरों की विपदा में जो आते हैं सब दिन काम, वही एक दिन कर जाते हैं जाति देश का नाम। उन पर ही यह नील गगन आशीष सदा बरसाता है। उनको ही गोदी में ले दुलराती धरती माता है। अपने सुर में पवन
उन्हीं की गाता गौरव गाथा, उनके आगे झुक जाता है बड़ों बड़ों का माथा। उनके आगे फीके लगते हैं सब राज दुलारे, क्योंकि हुआ करते हैं वे जग की आंखों के तारे। पाठ 10। हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन, विटी मुल्ला नसरुद्दीन। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। हाजिर जवाबी एक कला है जो प्रत्येक इंसान में नहीं होती। किसी भी प्रश्न का तत्क्षण अकाट्य उत्तर दे देना ही हाजिर जवाबी है। ऐसे इंसान सहज ही सबके प्रिय हो जाते हैं। सोचिए, लेट्स थिंक, क्या मुल्ला नसरुद्दीन जैसे पात्र सचमुच में होते होंगे? जीवन मूल्य, वैल्यूज, हाजिर जवाबी, बातचीत में कुशलता, बुद्धिमत्ता, चतुराई। पात्र बादशाह, विद्वान, मुल्ला नसरुद्दीन, दरबारी, पहरेदार। पहला दृश्य, पर्दा उठता है। बादशाह का दरबार लगा है। बादशाह अपने मंत्रियों, विद्वानों, काजियों के साथ बैठे हैं। दरबार में किसी अन्य देश का दाढ़ी वाला विद्वान व्यक्ति पधारता है। बादशाह सलामत, मैं चीन देश से आया हूं। मैंने आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता के बहुत किस्से सुने हैं। अपने विद्वानों से मेरे 3 सवालों के जवाब दिलवाइए और मुझे संतुष्ट कीजिए। हाँ हाँ, जरूर, तशरीफ रखिए, पूछिए, आपके 3 सवाल क्या हैं? सज्जनों, आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरे सवाल हैं, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां है? आकाश में कुल कितने तारे हैं? मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? अरे, यहां तो सब चुप हैं। बादशाह सलामत, क्या आपके दरबार में ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे सवालों का जवाब दे सके? नहीं नहीं, आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। मैं अभी मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि वे आपको मायूस नहीं करेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में हाजिर किया जाए। जो हुक्म जहांपना। दूसरा दृश्य, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर दरबार में प्रवेश करता है। बादशाह उसे पूरा मामला समझाते हैं। विद्वान महोदय, पूछिए अपना पहला सवाल। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां है? इस गधे के पीछे वाले दाहिने पांव के नीचे। पर इसका सबूत क्या है? विश्वास न हो तो मंगाइए गज और आप पृथ्वी के दोनों सिरों को नापकर देख लीजिए। जरा भी अंतर आया तो बताइएगा। अच्छा, ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल, आकाश में कुल कितने तारे हैं? मेरे इस गधे के शरीर में जितने रोए हैं उतने। इस गधे के रोए आपने कब गिने? जब आपने आकाश के तारे गिने तब। ठीक है। अब मेरा तीसरा सवाल, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? यह तो एकदम आसान सवाल है। मेरे इस गधे के पूंछ में जितने बाल हैं उतने, न एक भी बाल कम और न एक भी बाल ज्यादा। लेकिन इसका क्या सबूत है? इसको प्रमाणित करना हो तो मैं आपकी दाढ़ी और गधे की पूंछ में से एक एक बाल उखाड़ता जाऊं? नहीं, प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैं हारा, आप जीते। वाह मुल्ला जी, आप सचमुच हाजिर जवाब हैं। पर्दा गिरता है। पाठ 11, मेट्रो की कहानी, मेट्रो की जबानी। द स्टोरी ऑफ मेट्रो बाय मेट्रो। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। पहिए के आविष्कार के बाद यातायात के क्षेत्र में क्रांति आ गई। अब तो हम रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष का सफर करने लगे हैं। मेट्रो ट्रेन हमारी एक और बड़ी उपलब्धि है, जिससे यात्रा सरल व आरामदायक हो गई है। सोचिए, लेट्स थिंक,
यदि पहिए का आविष्कार न हुआ होता तो क्या दूर देश की यात्रा करना इतना आसान होता? जीवन मूल्य, वैल्यूज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, आधुनिक संदर्भों के प्रति जागरूकता। मैं मेट्रो हूं, दिल्ली की मेट्रो रेल। आपको लाल किला, कुतुब मीनार या इंडिया गेट देखना है तो चलिए मेरे साथ। मैं आपको अक्षरधाम, बिरला मंदिर, लोटस टेम्पल, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा बंगला साहिब, शीशगंज साहिब जैसे किसी भी धार्मिक स्थल की सैर करा सकती हूँ। आपको अगर खरीदारी करनी है तो मेरे साथ चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, करोल बाग चलिए। गाड़ी पकड़ने नई दिल्ली स्टेशन या हवाई यात्रा करने हवाई अड्डा चलना है या बस पकड़कर दिल्ली से बाहर जाना है तो आनंद विहार या कश्मीरी गेट बस अड्डे चलिए। मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक हमेशा आपके लिए तैयार रहती हूँ। यदि आपको दिल्ली में हो रहे किसी मैच को देखना है तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम और फिरोजशाह कोटला मैदान तक मैं आपको खुशी खुशी ले चलूंगी। मेरा सफर आपको शानदार लगेगा, पूर्णतः वातानुकूलित, न धुआं न धूल, न वाहनों की पीपी। आपको घूमने का पूरा मजा आएगा। मैं कहीं पुलों पर दौड़ती हूँ तो कहीं अचानक सुरंग में घुस जाती हूँ, परंतु आपको कभी झटके या हिचकोले नहीं खाने दूंगी जैसे कई बार सड़कों पर खाने पड़ते हैं। मेरे स्टेशन आप तीनों जगह देख सकते हैं, आकाश में, जमीन पर और जमीन के नीचे। मेरा एक स्टेशन तो जमीन से 100 फुट तक नीचे है। वह है चावड़ी बाजार का स्टेशन। पुल पर चलते समय मैं कई बार इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती हूँ कि सड़कों पर बने फ्लाईओवर भी मेरे नीचे से गुजरते हैं। है ना चौंकाने वाली बात? मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरी सवारी को कोई परेशानी ना हो। आप बस किसी भी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचिए, आपकी सेवा में स्वचालित सीढ़ियां हाजिर हैं। कमजोरों, बुजुर्गों के लिए लिफ्ट का प्रबंध है। यदि आप स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सीढ़ियों का प्रयोग करना सबसे अच्छा है। स्टेशन पर पहुंचकर टोकन या स्मार्ट कार्ड खरीदिए, इन्हीं के द्वारा प्रवेश और निकास होगा। स्टेशन प्लेटफॉर्म पहुंचने के पहले केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों द्वारा सुरक्षा जांच की जाती है ताकि आप बेफिक्र होकर यात्रा कर सकें। इसलिए सुरक्षा जांच में जवानों का पूरा सहयोग करें। हर स्टेशन पर छपे हुए रूट मैप उपलब्ध हैं। फिर भी यदि कोई जानकारी आपको चाहिए या कोई परेशानी हो तो आपकी सेवा के लिए हर स्टेशन पर ग्राहक सेवा केंद्र हैं। हर स्टेशन पर प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध है। दिव्यांगों को गाड़ी के अंदर तक छोड़ने के लिए व्हील चेयर यानी पहिएदार कुर्सियों की व्यवस्था है। आपको भूख सताए तो स्टेशन पर ही पेट पूजा का प्रबंध है, लेकिन कृपया मुझे गंदा मत करना। खाने के बाद ही मेरे पास आना। सफर के दौरान अगर रुपए पैसों की व्यवस्था करनी है तो लगभग हर स्टेशन पर बैंकों की एटीएम मशीनें लगी हैं, उनका सदुपयोग करें। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रेल का संग्रहालय भी है, इसे जरूर देखना चाहिए। तब पता चलेगा कि दिल्ली में मेट्रो रेल चलाने के लिए कैसी कैसी बाधाएं पार करनी पड़ी। अब आप प्लेटफॉर्म पर पहुंचिए। आने वाली गाड़ी कितने मिनट बाद आएगी और कहां जाएगी, यह सब आप दर्शक पट को देखकर जान जाएंगे। आपको पीली रेखा के बाहर ही खड़े रहना है। मैं आऊंगी, खुल जा सिम सिम की तर्ज पर मेरे दरवाजे खुलेंगे और बंद होंगे। आप बस आराम से सवार हो जाइए। महिलाओं के लिए गाड़ी के जाने की दिशा में पहला डिब्बा आरक्षित है। अन्य डिब्बों में भी
कुछ सीटें महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं। हर डिब्बे में भरपूर रोशनी और साफ सफाई है। जिस स्टेशन पर गाड़ी पहुंचेगी उसके नाम की उद्घोषणा पहले ही कर दी जाती है। संकट की स्थिति में चालक से सीधे बात की जा सकती है। इतनी सुविधा होने के बावजूद कई बार मुझे दुख होता है कि कुछ लोग नियमों का पालन नहीं करते। कुछ युवा फर्श पर बैठ जाते हैं, संगीत बजाते हैं, नाचते गाते हैं, कभी कभी लिफ्ट में भी दौड़कर चढ़ जाते हैं, जिससे कमजोर एवं वृद्ध लोग चढ़ नहीं पाते। चढ़ते या उतरते समय धक्का मुक्की भी करते हैं। इन बुराइयों को आप जैसे पढ़े लिखे और जागरूक बच्चे ही समाप्त कर सकते हैं। बावजूद इन सब के मैं दिल्ली की शान तो हूं ही। तो आइए मेरी सवारी कीजिए, आपको घूमने से खुशी मिलेगी और मुझे घुमाने में। पाठ 12 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। पाठ परिचय इंट्रोडक्शन। सच्चा मानव वही है जो औरों के हितार्थ जीता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऐसी ही महिला थी जिन्होंने सुख सुविधाओं से भरा जीवन त्याग कर स्वयं का जीवन बीमारों और घायलों की सेवा में बलिदान कर दिया। सोचिए, लेट्स थिंक, यदि मुसीबत में कोई किसी की सहायता नहीं करेगा तो यह दुनिया कैसे चलेगी? जीवन मूल्य, वैल्यूज, सेवा भाव, मानवता, कर्तव्य बोध, दृढ़ संकल्प। एक अनोखा जीवन जीने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ। उनके माता पिता इंग्लैंड के धनी परिवार से थे। फ्लोरेंस के जन्म के समय उनके माता पिता इटली का भ्रमण कर रहे थे, इसलिए उनका नाम उस शहर के नाम पर रख दिया। 12 मई 1820 में जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंग्लैंड के डालीशायर में पली बढ़ी। बचपन से ही उस लड़की में दुखी इंसानों और जानवरों की सेवा करने की प्रबल इच्छा थी। एक बार एक कुत्ते की टांग टूट गई। बेजुबान कुत्ते पर उन्हें अत्यंत दया आई और उन्होंने उसकी टूटी टांग पर पट्टी बांध दी। कुछ ही दिनों में कुत्ता चलने फिरने लगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने साहित्य, संगीत और चित्रकला में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उस समय के धनी वर्ग में इतनी शिक्षित महिला एक संपन्न परिवार में सुख शांति का जीवन जी सकती थी, लेकिन उन्होंने नर्स बनने की इच्छा प्रकट की तो माता पिता ने इसका विरोध किया, क्योंकि उस समय अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वे बहुत घुटन भरे, गंदे व साधन विहीन थे। यहाँ तक कि प्रशिक्षित नर्सें भी नहीं होती थीं। परंतु फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो अपनी धुन की पक्की थी। वे लंदन से जर्मनी के नगर केसरजोर गईं। वहां उन्होंने 6 महीने तक नर्सिंग विद्या का प्रशिक्षण लिया। वहां से वे फ्रांस गईं। फ्रांस में उन्होंने एक नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल खोल दिया। सन 1854 में इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की से रूस की घमासान लड़ाई हुई। लंदन के एक समाचार पत्र में घायलों की दुर्दशा पर दिल दहला देने वाला एक लेख छपा, जिसे पढ़कर नाइटिंगेल रो पड़ी। वे अपने स्कूल की सभी छात्राओं को साथ लेकर टर्की के अस्पताल पहुंच गईं। उनका वहां पहुंचना डॉक्टरों को नहीं भाया। उन्हें एक औरत का अपने काम में दखल देना अच्छा नहीं लगा, परंतु इसकी परवाह न करते हुए उन्होंने अपने साथियों की सहायता से घायलों के कपड़े बदले, गंदे कपड़ों को धोया और सहानुभूति के साथ उनकी मरहम पट्टी की। भोजन एवं दवाओं का भी प्रबंध किया। लगभग 2 वर्ष तक युद्ध चला।
इस बीच अस्पतालों का सारा प्रबंध फ्लोरेंस नाइटिंगेल के हाथ में रहा। घायलों की उन्होंने लगन से सेवा की, अस्पतालों की सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया, मरीजों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया। रात्रि को लैंप लेकर जब वे घायलों को देखने जाती थीं, तो घायलों का आधा दुख समाप्त हो जाता था। इसी कारण वे लेडी विद द लैंप वाली महिला के नाम से विख्यात हुईं। तन मन से घायलों की सेवा करते करते वे स्वयं इतनी गंभीर बीमारी से ग्रसित हुईं कि अपने अंतिम समय तक बिस्तर से नहीं उठ पाईं और सन 1910 में उनका निधन हो गया। बीमारी के कारण अशक्त होने पर भी नाइटिंगेल ने नर्सिंग प्रशिक्षण के स्तर को बनाए रखने के प्रयास जारी रखे। सन 1860 में उन्होंने एक नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, जो आज भी नर्सिंग प्रशिक्षण का आदर्श माना जाता है। वे बीमारों की सेवा में विशेषज्ञ मानी जाती थीं, इसलिए अमेरिका में सिविल वॉर के समय वहां के घायल सिपाहियों की सेवा के लिए उनसे सलाह मांगी गई। वे पहली महिला थीं जिन्हें लंदन में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। सन 1907 में रेड क्रॉस संस्था के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें रेड क्रॉस आंदोलन का पथ प्रदर्शक माना गया। उनका जन्म दिवस 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन नर्सिंग कार्मिकों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। आज भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल निस्वार्थ और अथक सेवा का प्रतीक मानी जाती हैं। वन के प्राणी, द फॉरेस्ट एनिमल्स। वन में वृक्षों की हरियाली, पशुओं की भी शान निराली। जंगल में जब शेर दहाड़े, मन में डर के बजे नगाड़े। भूखे शेर गुफा से आते, हिरन दिखा तो मार गिराते। मस्ती भरी चाल के साथी, वन में मिल जाते हैं हाथी। डाली पत्ते चट कर जाते, गन्ने बहुत मजे से खाते। हिरन कुलाचे भरते देखो, हरी घास को चरते देखो। हिंसक पशुओं से घबराते, छिप जाते फिर दौड़ लगाते। लंबी गर्दन है जिराफ की, उसकी शोभा चित्रकला सी। घास पत्तियां खा लेते हैं और किसी से क्या लेते हैं। बच्चों बात हमारी मानो, हिंसक पशुओं को पहचानो। प्रिय जंगल में जाना सीखो, इनसे प्राण बचाना सीखो। हाथी हिरन जिराफ जान लो, अहिंसक है ये बात मान लो। वन की शोभा वन के प्राणी, वन की शोभा जन कल्याणी। पाठ 13 नीम। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन असंभव है। ये हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ पर्यावरण को भी शुद्ध बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे हमें प्राण वायु भी उपलब्ध कराते हैं। सोचिए, लेट्स थिंक। यूं तो सभी पेड़ किसी न किसी रूप में उपयोगी हैं, किंतु नीम एक ऐसा पेड़ है जिसके सभी अंग यानी फूल, पत्ती, निबोरी, छाल, टहनी आदि सब हमारे लिए परम उपयोगी हैं। जीवन मूल्य, वैल्यूज, प्रकृति प्रेम, नीम की उपयोगिताओं को जानना तथा पर्यावरण संरक्षण। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वेद हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूं, नाम है मेरा नीम। ये है मेरे फूल निबोरी, इनको घर ले जाओ, बीमारी तुम कई पेट की, इनसे दूर भगाओ। नीम निबोरी की गुठली, कुछ ऐसा तेल बनाएं, उसी तेल के साबुन से हम फोड़े दूर भगाएं।
मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। जब तक सूरज चांद और धरती की चले कहानी, तब तक दुनिया की खातिर जीने की मैंने ठानी। पाठ 14 धरती का स्वर्ग, द पैराडाइज ऑफ द अर्थ। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। बुद्धि व चतुराई से किसी भी समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। प्रस्तुत कहानी में प्रखर सेन की बुद्धिमत्ता का वर्णन किया गया है। सोचिए, लेट्स थिंक। शारीरिक बल तथा मानसिक बल में क्या अंतर है? मानसिक बल भी क्या उतना ही आवश्यक है जितना शारीरिक बल? जीवन मूल्य, वैल्यूज, आपसी समझ, संवेदनशीलता, बुद्धि, चातुर्य, प्रकृति प्रेम, पर्यावरण संरक्षण। शाम का समय था। महाराज विक्रम सिंह अपने दरबारियों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। सभी दरबारी अपने अपने अनुभव सुना रहे थे। कोई किसी स्थान की सुंदरता का वर्णन करता तो कोई किसी घटना का। तभी महाराज बोले, न जाने हमारे दादाजी किस स्थान की सुंदरता का वर्णन करते थे। वे कहते थे कि वह स्थान धरती का स्वर्ग है। हम आज भी उस जगह को देखना चाहते हैं। सब दरबारी चुप हो गए। तभी मंत्री प्रखर सेन बोले, महाराज, आप आज्ञा दें तो मैं वह स्थान ढूंढ सकता हूं। यह संभव तो है, पर इस पर काफी खर्च आएगा। आप जितना चाहें धन ले सकते हैं। महाराज ने कहा। महाराज, लगभग 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। प्रखर सेन ने सोचते हुए कहा, ठीक है, आप कल ही राजकोष से मुद्राएं ले लीजिए। महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। मंत्री प्रखर सेन ने अगले ही दिन राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं निकलवा लीं। समय बीतता गया। दरबारी दबी जबान में आपस में बातें करने लगे। सब सोचते थे कि मंत्री ने राजा को मूर्ख बनाकर इतनी बड़ी धनराशि ले ली। एक दिन एक दरबारी ने धीरे से कहा, महाराज, अब तो काफी महीने बीत गए हैं। हम सब भी धरती का स्वर्ग देखने के लिए बेचैन हैं। न जाने मंत्री जी कब धरती का स्वर्ग दिखाएंगे। अन्य दरबारी भी यह सुनकर हाँ में हाँ मिलाने लगे। प्रखर सेन यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, महाराज, खोज करने में तो समय लगता ही है। हो सकता है मुझे कुछ वर्ष भी लग जाएं। यदि आप इतना समय नहीं दे सकते तो मैं स्वर्ण मुद्राएं लौटा देता हूं। महाराज ने पल भर सोचा, फिर बोले, नहीं नहीं, आप अपनी खोज जारी रखिए। धीरे धीरे 5-6 वर्ष बीत गए। दरबारी भी धरती के स्वर्ग की बात भूल गए। एक शाम राजा विक्रम सिंह दरबारियों के साथ टहल रहे थे। तभी प्रखर सेन वहां आए और बोले, महाराज, महल में तो आप रोज ही टहलते हैं। क्यों न कल सुबह हम सब एक साथ बाहर घूमने चलें? आपकी यह इच्छा है तो इंतजाम करवा दीजिए। महाराज ने मुस्कुराकर कहा। अगले दिन महाराज सहित सब दरबारी घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। नगर के बाहर पहुंचते ही मार्ग के दोनों ओर सुंदर बगीचे शुरू हो गए। बसंत का महीना था। दूर दूर तक हरियाली छाई हुई थी। जगह जगह रंग बिरंगे फूल खिले थे। पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं। कहीं कोई हिरन दौड़ता हुआ निकल जाता तो कहीं पंख फैलाए मोर नाचते दिखाई देते। जगह जगह पर सुंदर फव्वारे लगे हुए थे जो वातावरण को ठंडक और मोहकता प्रदान कर रहे थे। कुछ दूरी पर
मंत्री ने लताओं की झुरमुट में आराम का प्रबंध कर रखा था। सबके बैठते ही सेवक ताजे फल ले आए। महाराज बोले, भाई वाह, क्या अलौकिक सौंदर्य है। लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। प्रखर सेन बोले, महाराज, यही तो है धरती का स्वर्ग। आपके पूरे राज्य में आप जहां भी जाएंगे वहां ऐसे ही स्वर्ग का नजारा आपको देखने को मिलेगा। आपकी स्वर्ण मुद्राओं से ही धरती का ये स्वर्ग बन पाया है। महाराज बोले, मंत्री जी, आप धन्य हैं। आपने तो पूरे राज्य को ही संवार दिया। सब दरबारी बोल उठे, सच महाराज, हरी भरी धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं। आखिर मंत्री जी ने हमें धरती के स्वर्ग के दर्शन करवा ही दिए। पाठ 15 समझदारी, डिस्क्रीटनेस। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। इस पाठ के द्वारा ये समझाया गया है कि हमें हमेशा अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं के प्रति सजग रहना चाहिए। सोचिए, लेट्स थिंक। यदि आप किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी व्यक्ति को कोई संदिग्ध गतिविधि करते देखेंगे तो क्या करेंगे? जीवन मूल्य, वैल्यूज, समझदारी व सूझबूझ से काम लेना, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना। अभिजीत चौथी कक्षा का विद्यार्थी था। गणतंत्र दिवस पर अभिजीत के विद्यालय में समारोह था। उसे भी सामूहिक व्यायाम में भाग लेना था। अभिजीत के लिए विद्यालय के किसी भी समारोह में भाग लेने का यह पहला अवसर था, इसलिए वह काफी उत्साहित था। रात को ही अभिजीत ने अपनी सफेद पैंट, कमीज और जुराबें संभाल कर रख दी थीं। जूते भी खुद ही पॉलिश करके अच्छी तरह से चमकाए थे। अच्छा, आज तो हमारा बेटा गणतंत्र दिवस के समारोह में भाग लेगा, इसलिए जल्दी उठ गया है, माँ ने प्यार से कहा। माँ के कहने पर अभिजीत कुछ शर्मा सा गया था। अभिजीत जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गया, थोड़ा सा नाश्ता किया और छलांग मारता हुआ घर के पास वाले बस स्टॉप पर पहुंच गया। वह रोज सिटी बस से ही विद्यालय जाता था। वहां पर उसके दो साथी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बस आ गई। अभिजीत और उसके दोस्त बस में चढ़ गए। पहले से ही बस लगभग भरी हुई थी, फिर भी उन तीनों को बैठने लायक जगह मिल गई थी। बस चल पड़ी। अगला स्टॉप 5-6 मिनट बाद आया। वहां पर पहले से ही 15-20 लोग खड़े थे। कुछ महिलाएं भी थीं। एक 25-30 वर्ष का युवक भी उस समय बस में चढ़ा था। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। युवक ने ब्रीफकेस ड्राइवर के पास वाली सीट के नीचे रख दिया और खुद खड़ा हो गया। हालांकि ड्राइवर के पास वाली सीट अभी भी खाली थी, फिर भी वह उस सीट पर नहीं बैठा। बस चलने के 5-6 मिनट बाद ही बड़े चौराहे पर लाल बत्ती मिली। बस रुक गई। अभिजीत तो अपने विद्यालय के गणतंत्र दिवस के समारोह के बारे में ही सोच सोच कर खुश हो रहा था। अभी चौराहे की बत्ती हरी नहीं हुई थी। अचानक अभिजीत की निगाह खिड़की के बाहर गई तो उसने देखा कि वह ब्रीफकेस वाला युवक बस के नीचे उतरकर सड़क पार कर रहा था। शायद वह अगले दरवाजे से उतर गया था। उसने देखा कि सीट के नीचे रखा ब्रीफकेस अभी भी वहीं था। अरे अंकल, आपका ब्रीफकेस! अभिजीत चिल्लाया तो युवक अनसुनी करके लगभग दौड़ने सा लगा। अब तो अभिजीत ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी हरी बत्ती भी जल गई। बस चल पड़ी, पर अभिजीत के चीखने चिल्लाने के कारण ड्राइवर ने बस किनारे लगाकर रोक दी। बस के अन्य यात्री भी अभिजीत की ओर आश्चर्य से देख रहे थे। अंकल, ये ब्रीफकेस उनका है
जो पिछले स्टॉप पर बस में बैठे थे। वे लाल बत्ती के कारण बस रुकने पर वहीं उतर गए। लगता है अपना ब्रीफकेस भूल गए। अभिजीत की बात सुनकर बस कंडक्टर को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। आप सभी बस से तुरंत उतर जाइए। कंडक्टर ने लगभग चीखते हुए बस में बैठे लोगों से कहा। सभी यात्री बिना कुछ सोचे समझे तेजी से बस के दरवाजों की ओर दौड़ पड़े। हर कोई जल्दी से जल्दी बस से उतर जाना चाहता था। बस के अचानक रुकने और यात्रियों को बस से कूद कूद कर उतरते देख चौराहे पर खड़े 2 सिपाही भी दौड़कर वहां आ गए। अभिजीत ने ब्रीफ केस की ओर इशारा करके उन्हें पूरी बात बताई। तभी सिपाही ने चौराहे के पास ही बने चेक पोस्ट से इंस्पेक्टर को बुला लिया। दूसरा सिपाही उस युवक की ओर दौड़ पड़ा। गणतंत्र दिवस के कारण किसी आतंकी घटना को ध्यान में रखकर प्रत्येक बड़े चौराहे पर बम निरोधक दस्ते के 2-2 जवान भी तैनात थे। वे तेजी से इंस्पेक्टर के साथ ही वहां आ गए। जरा देखो तो उस ब्रीफकेस को। इंस्पेक्टर के कहने पर एक जवान उस ब्रीफकेस की जांच करने लगा। इसमें तो बम है। जांच करने वाले जवान ने कहा। कुछ ही देर में ब्रीफकेस के बम को निष्क्रिय कर दिया गया। उसके बाद सभी बस यात्रियों ने चैन की सांस ली। तभी दूसरा पुलिस वाला एक युवक का कॉलर पकड़कर लगभग घसीटता हुआ वहां ले आया। हाँ, यही वो अंकल हैं जो इस ब्रीफकेस को बस में छोड़कर गए थे। उस युवक को देखते ही अभिजीत जोर से चिल्लाया। शाबाश बेटा, तुम्हारी समझदारी के कारण आज एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, वरना न जाने कितने ही लोगों की जानें चली जाती। पुलिस इंस्पेक्टर ने अभिजीत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। इस समस्त प्रक्रिया में समय लग गया। अभिजीत अपने विद्यालय के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सका, पर वह खुश था कि इससे अच्छा गणतंत्र दिवस वह और क्या मनाता। अगले दिन के सभी समाचार पत्रों में अभिजीत की तस्वीर के साथ पूरी घटना छपी। इतना ही नहीं, अगले वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में उसे वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पाठ 16 गुब्बारे से हवाई जहाज तक, फ्रॉम बलून टू एरोप्लेन। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। मनुष्य ने चिड़िया को उड़ते देखकर उड़ने की बात सोची और प्रयास करते करते अंततः उसने अपनी कल्पना को साकार कर ही लिया। सोचिए, लेट्स थिंक, यदि मनुष्य में उड़ने की शक्ति होती तो पक्षियों से उसकी जीवन शैली किस प्रकार अलग होती। जीवन मूल्य, वैल्यूज, दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत, ईमानदारी, ज्ञान विज्ञान, समाज सेवा की भावना, मानवता। चिड़िया आसमान में उड़ती हैं। उन्हें देखकर आदमी के मन में भी उड़ने की इच्छा हुई। वह उड़ने की तरकीबें सोचने लगा, परंतु पंख न होने और शरीर भारी होने के कारण उससे उड़ा नहीं जाता था। 16वीं शताब्दी में जॉन डी मैन नाम के एक उत्साही आदमी ने 2 बड़े डैने तैयार किए। उन्हें पहनकर उसने उड़ने के लिए किले की ऊंची दीवार से छलांग लगाई, परंतु हाय बेचारा औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा। उड़ने का यह पहला ऐतिहासिक प्रयास था। इस तरकीब के असफल हो जाने पर लोग दूसरी तरकीबें सोचने लगे, प्रयोग करने लगे, साधन जुटाने लगे और आखिर आज से करीब 200 साल पहले फ्रांस के मोंटगोल्फियर ने एक गुब्बारा बना ही लिया। यह गुब्बारा पतले कपड़े का था। उन्होंने गुब्बारे के नीचे आग जलाकर उसका गर्म धुआं इसमें भरा। गुब्बारे के नीचे एक बैठक बनाकर उन्होंने उसमें एक भेड़, एक मुर्गी और एक बत्तख को बैठा दिया। इसके बाद फ्रांस के राजा रानी के सामने उन्होंने इस गुब्बारे को उड़ाया। उड़ाते समय उन्होंने कहा,
हमारा गुब्बारा करीब 1,500 फुट ऊंचा उड़कर जमीन पर उतरेगा। और हुआ भी ऐसा ही। गुब्बारा सही सलामत जमीन पर उतरा। उसमें बैठे सभी प्राणी सुरक्षित थे। इससे लोगों का उत्साह बढ़ा। फ्रांस निवासी गैजियार ने दूसरा गुब्बारा बनाया, जिसमें बैठकर उसने और उसके मित्र लैट्स ने 20 मिनट तक पेरिस की सैर की। यही दोनों मित्र दुनिया के सबसे पहले उड़ाके थे। इन गुब्बारों में आधे घंटे से अधिक उड़ना संभव नहीं था, क्योंकि गर्म हवा इसके बाद ठंडी हो जाती थी। लोगों ने पता लगाया कि हाइड्रोजन गैस हवा से 7 गुनी हल्की होती है। फिर क्या था? चार्ल्स ग्रीन नाम के एक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन का गुब्बारा बनाया, जिसमें बैठकर वह लंदन से उड़ा और पूरे 18 घंटे की उड़ान के बाद 500 मील दूर जाकर उतरा। गुब्बारों से मनुष्य को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि वे मनुष्य की इच्छा अनुसार नहीं उड़ते थे। लोग जाना चाहते एक दिशा में और गुब्बारे ले जाते उन्हें दूसरी दिशा में। साथ ही उनमें हवा भरने में भी काफी झंझट होता था। इसलिए उड़ने के शौकीनों ने नई तरकीबें सोचनी शुरू की। इसका परिणाम था ग्लाइडर। तुम जानते हो ग्लाइडर किसे कहते हैं? ग्लाइडर बिना मशीन के हवाई जहाज को कहते हैं। शुरू में लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। इसमें भी वे ही खामियां नजर आने लगीं जो गुब्बारे में थीं। ग्लाइडर्स भी न तो अधिक समय तक उड़ सकते थे और न इच्छित दिशा में जा सकते थे। अंत में अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने अपने ग्लाइडर में एक मशीन और एक पतवार लगाई, ताकि ग्लाइडर सही दिशा में खूब देर तक उड़ता रहे। यही राइट ब्रदर्स हवाई जहाज के जन्मदाता माने जाते हैं। उनका बनाया पहला हवाई जहाज 7 सितंबर 1903 की सुबह उड़ा, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। उसके बाद हवाई जहाजों में निरंतर सुधार होते रहे। सन 1927 में कर्नल लिंडबर्ग ने एक ही उड़ान में न्यूयॉर्क से पेरिस तक की यात्रा की। यह संसार की पहली सबसे बड़ी हवाई यात्रा थी। अब तो हवाई जहाज में यात्रा करना एक आम बात हो गई है। आधुनिक जेट विमान वातानुकूलित होते हैं। इनमें एक साथ 200 से भी अधिक यात्री बैठ सकते हैं। जेट विमान 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं। रॉकेट में बैठकर आदमी चंद्रमा पर भी हो आया है। आज से 700-800 वर्ष पहले जब हम विमान और उड़न खटोलों की बातें सुनते थे तो हमें वे काल्पनिक प्रतीत होती थीं। हम कहते थे यह असंभव है, कल्पना मात्र है। किंतु आज विज्ञान ने असंभव को संभव तथा मनुष्य की उड़ने की कल्पना को सच कर दिया है। देवदार की पत्तियां, सेडर्स लीव्स। उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों पर देवदार का एक वृक्ष था। वह हमेशा उदास रहता था। काश मेरी भी नरम नरम पत्तियां होती, वह मन ही मन सोचा करता था। देवदार की उदासी देखकर वन देवी को अच्छा नहीं लगा। एक दिन उन्होंने प्रकट होकर देवदार की उदासी का कारण जानना चाहा। देवदार ने बताया, मेरी पत्तियां कठोर और नुकीली हैं। यदि ये नरम होती तो चिड़िया मेरी टहनियों पर आकर बैठती और चहचहाती। वन देवी दयालु थी। उन्होंने देवदार की इच्छा तुरंत पूरी कर दी। अगले दिन सवेरे देवदार ने देखा कि उसकी सब पत्तियां नई और कोमल हो गई थीं। वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही समय बाद एक बकरी वहां आई और देखते ही देखते वह देवदार के पेड़ के नीचे की सारी पत्तियां खा गई। देवदार फिर उदास हो गया।
उसने मन ही मन वन देवी को याद किया। वन देवी के प्रकट होने पर देवदार ने उनसे कहा, काश मेरी पत्तियां सोने की होती तो बकरी उन्हें खा ना पाती। वन देवी ने उसकी बात सुनी। उन्होंने फिर उसकी इच्छा पूरी कर दी। अगले दिन देवदार अपनी सुनहरी पत्तियां देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। देवदार दिन भर अपनी पत्तियों पर इतराता रहा। शाम होते ही दो चोर उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ को देखा। एक चोर बोला, अरे वाह, इस वृक्ष की तो सारी पत्तियां ही सोने की हैं। चलो इन्हें तोड़ लेते हैं। दोनों चोरों ने देवदार की सारी सुनहरी पत्तियां तोड़ लीं। देवदार फिर उदास हो गया और फिर से वन देवी को याद करने लगा। वन देवी ने प्रकट होकर देवदार से उसकी उदासी का कारण पूछा। देवदार ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवी, मुझे मेरी कठोर नुकीली पत्तियां वापस दे दीजिए। उन्हें ना कोई बकरी खाती थी और ना कोई चोर चुराता था। वे सबसे अच्छी थी। उसके आंसू पोंछते हुए वन देवी बोली, अब तुम्हारी समझ में आया कि जो कुछ ईश्वर देता है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। देवदार को अपनी भूल का आभास हो चुका है। यह बात वन देवी जान चुकी थीं। उन्होंने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गईं। अगले दिन देवदार ने देखा कि उसकी टहनियों पर वही नुकीली कठोर पत्तियां वापस आ गई थीं। अब देवदार बहुत प्रसन्न था।